नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पर यूजीसी नेट के दिसंबर की तैयारी के लिए संपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अब तक हम आदिकाल और भक्तिकाल संपूर्ण कंटेंट कर चुके हैं और उससे संबंधित प्रकरण आज हम करेंगे रीतिकाल से संबंधित प्रकरण। सारी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको हिंदी साहित्य ज्ञानगिरी में। तो आप एक बार जरूर देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है रीतिकाल का समय 1700 से 1643 ईस्वी में रीति सम्मत 1900 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। सम्मत 1900 है। अगर हम ईस्वी करेंगे तो 1900 में से हम क्या घटा देंगे, 57 माइनस कर देंगे। तो 57 माइनस करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 1843 ईस्वी प्राप्त होगा। अगर ईस्वी संवत निकालना है तो ईस्वी में 57 प्लस कर देंगे। जैसे 1843 है और जब हमें संवत निकालना है तो इसमें 57 प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। तो ये है संवत और ईस्वी निकालने का साधारण तरीका। अब करते हैं रीतिकाल से संबंधित प्रकरण है। कितने भाग हैं इसके प्रकरण के, 3 भाग हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 प्रकरणों में बांटा है। नंबर 1 सामान्य परिचय, नंबर 2 रीति ग्रंथकार कवि, नंबर प्रकरण 3 में है रीति काल के अन्य कवि। तो प्रकरण में सामान्य परिचय देखेंगे, दूसरे में रीति ग्रंथ कवियों का से संबंधित और रीति काल के अन्य कवि प्रकरण 3 में आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से में क्वेश्चन बनता है कौन सा प्रकरण किससे संबंधित है। सामान्य प्रकरण का परिचय। प्रकरण 1। इस प्रकरण में आचार्य शुक्ल ने हिंदी कविता के विकास, लक्षण ग्रंथ, परिपाटी और रीति का के परिवर्तन की समस्या का विश्लेषण करते हुए केशव दास एवं इस काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर विचार किया। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी कविता के विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदी काव्य अप्रौढ़ प्रौढ़ता को पहुंच गया है। नेक्स्ट है कथन है, इंपोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जा सकता है कि हिंदी काव्य पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया है, किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लक्षण ग्रंथ परिपाटी के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी का मानना है, किसके संबंध में, लक्षण ग्रंथ से संबंधित। हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते। यानी कि कई हजारों कई सैकड़ों कवि हुए, वे किसकी कोटि के अंतर्गत नहीं है, आचार्य के। वे वास्तव में कवि ही थे, वे आचार्य की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि क्या थे, कवि ही थे। उनमें आचार्यत्व के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता है। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के आरंभ के बारे में कहा, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया था। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी पहल किसने की थी, केशव ने। हिंदी रीति ग्रंथ की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है। रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इंपोर्टेंट कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केशव के द्वारा। अब केशव से संबंधित केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे। केशव ने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। तो ये भी महत्वपूर्ण कथन है। अलंकारों को जिस प्रकार केशव दास ने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा, उसमें भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न ही नहीं किया। दास जी कहते हैं, दास जी की एक
नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। जो संस्कृत काव्य में अत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, जिसमें संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उनका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आराम से मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में इसका उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया। किसके अनुसार? ये कथन शुक्ल जी के अनुसार। रीतिकाल कविता का मूल्यांकन। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन या नई नई बातों की उद्भावना होती रही है। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन के भिन्न भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही, जिसमें इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रीति काल में जो प्रधानता रही, जो ज्यादा अधिक महत्व रहा, वो किसका रहा? का रस का। श्रृंगार और वीर रस। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पार कर दिया पहुंचा दिया। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजाओं और महाराजाओं की रुचि थी। इसमें जनता की कोई रुचि नहीं थी, कोई उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन ये किसके अनुसार रचनाएँ करते थे? आश्रयदाता। आश्रयदाता को जो राजा महाराजा हुए, उनके समय में जो कवि रहते थे, वे उनकी प्रशंसा हेतु, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे, लिखते थे। कौन? कवि। जिनके लिए कर्मण्य और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। प्रकरण 2, रीति ग्रंथकार के कवि। इस प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण दिया, जिनका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आएंगे चिंतामणि, फिर त्रिपाठी, बेनी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मंडन, मतीराम, भूषण, कुलपति मिर्स, सुखदेव मिर्स, कालिदास त्रिवेदी, राम, नेवास, देव, श्रीधर और मुरलीधर, सुरती मिर्स, कवींद्र, उदयनाथ, श्रीपति, वीर, कृष्ण कवि, रसिक सुमति, गंजन, अली, मुहिब खां, दास भिखारी दास, भूपति, राजा गुरुदत्त सिंह, ओस निधि, दलपति राय और वंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दूल्हे, कुमारमणि, भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहायदास, रूपशाही, ऋषिनाथ, बैरीसाल दत्त, रतन कवि, नाथ हरिनाथ, मनीराम मिश्र, चंदन, देवकी नंदन, महाराज राम सिंह, भान कवि, थान कवि, बेनी बंदीजन, बेनी परवीन, जसवंत सिंह द्वितीय, यशोदानंद, करण कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त, पद्माकर भट्ट, गवाल कवि, प्रताप शाही, रसिक गोविंद। तो ये थे रीतिकाल से संबंधित प्रमुख कवि। कितने कवि हैं? 57 कवि हैं ये। और किसके अनुसार है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रशंसा करते हुए अवध के पिछले कवियों की भाषा को देखते हुए इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपने लिए मणिमाल नाम का प्रयोग भी किया था। महाराज जसवंत सिंह के संबंध में लिखा है। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। ये किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं महाराज जसवंत सिंह के संबंध में। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। प्रकरण 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया था कि रीति काल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए, वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि कवि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए और कवि की हैसियत से नहीं।
बिहारी लाल श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मक और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से वे संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी सच्चाई का मूल्यांकन करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा कि यही एक ग्रंथ इनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। उसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तम में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मगन हो जाता है, हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। उसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो वो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके, इनके दोहे क्या रस के छोटे छोटे छींटे, इसी से किसी ने कहा कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभव और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। बिहारी की ये सब कथन किसके बारे में? ये बिहार कवि बिहारी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और वह शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विस्तृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया और कहीं कहीं गलत शब्दों का व्यवहार किया। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष के से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह क्या करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता है तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवि सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। मतीराम के संबंध में कथन है। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है और न भाषा की। भाषा शब्दांडाम्बर से असर्थम मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए असक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भावाव्यंजना में ही प्रयुक्त हैं।
रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम मिलती है। कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेहतर जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतीराम किसी रस स्नग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वेदज्ञ है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे, उसमें उनमें वे नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवि सवैयों की लय के द्वारा संगठित होता है। भूषण, यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। इधर उनके दो चार कवि श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं। देव से संबंधित कथन है। देव कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरन और उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई। कभी कभी वे बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच ही में उसका अंग भंग करके सारे पद को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती। भाषा में कहीं कहीं स्नग्ध प्रवाह न आने का एक बड़ा भारी कारण यह भी था कि अधिकतर इनकी भाषा में प्रभाव पाया जाता है। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है तो अर्थ अल्प। श्रीपति के संबंध में आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इसमें ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठे शब्दांडांबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं और उन्होंने अर्थ और भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। भिखारी दास इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्दांडांबर नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं और न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिनमें उक्ति व छत्रियां अपेक्षित है। देव की सी ऊंची आकांक्षा और कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। बेनी परवीन के संबंध में बेनी परवीन ने भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है। बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं है। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए हैं, जिनमें प्रथमानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कम कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस है। ये भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समक्ष है जो और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है श्रृंगार के लिए सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते हैं। पद्माकर भट्ट मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानव प्रत्यक्ष अनुभूति में मगन हो जाता है। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती। या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है, वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्नग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं विदर्भ से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है।
और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य के जीवन की विश्रांति की छाया दिखती है। शांत स्वभाव की सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में भी दिखाई पड़ती है। तो ये किसकी थी? पद्माकर भट्ट के संबंध में ये कथन था। अब है प्रताप प्रताप शाही प्रताप शाही जी का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद रखे, जिसमें उनको ग्रंथ को जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते तो मतीराम श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। इधर भाषा की स्नग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमता और हृदय की द्रवनशीलता मतीराम श्रीमती बैनी परवीन के मेल में जाती है, तो उधर आचार्यत्व इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानव पद्माकर के साथ रीतिबंध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया हो। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है और न गति का शैथल्य, न ही शब्दों की तोड़ मरोड़। प्रकरण थर्ड, रीति काल के अन्य कवि। अब यहाँ पर उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने एक रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तक भी लिखी। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे और कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकर कविताएं लिखी। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती, या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्नग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। प्रताप शाही जी का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इम्पोर्टेंट है। इधर भाषा की स्नग्ध कुछ सरल गति, कल्पना की मूर्तिमता और हृदय की द्रवनशीलता मतीराम श्रीपति और बेनी परवीन के मेल से जाती है, तो उधर आचार्य तो इन तीनों में भी दास और से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानव पद्माकर के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी कर रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है और उनमें न कहीं कृत्रिम अड़ंगा न गति का शैथल्य और शब्दों का। प्रकरण थर्ड, रीतिकाल के अन्य। अब यहाँ पर उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद, कुछ ने श्रृंगार रस की पुटकल कविताएं लिखी। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों और भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पदों को नहीं रखा।
अधिकांश में ये वे भी श्रृंगारी कवि हैं और उन्होंने भी श्रृंगार रस के पुटकल पद कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्राय मार्मिक और मनोहर पदों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था, जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबंध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे और उनके प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदात करने के लिए पद लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते। रसखान, घनानंद, आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमो उन्मत्त कवि हुए हैं, प्रेम से संबंधित, उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की। इस प्रकार के कवियों का क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर है बनवारी, दूसरे पे सबल सिंह चौहान, वृंद, छत्र सिंह कायस्थ, बेताल, आलम, गुरु गोविंद सिंह, श्रीधर मुरलीधर, लाल कवि, घनानंद, रसनिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्तवर नागरीदास जी, जोधराज, बक्सी हंसराज, जनकराज, किशोरी शरण, अलबेली अली, चाचा हित, वृंदावन दास, गिरधर कविराय और भगवत रसिक श्री हटी जी, गुमान मिश्र, राजू राम पंडित, भगवंत राय खींची, सूदन हरनारायण, ब्रजवासी दास, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, बोधा रामचंद्र, मंचित, मधुसूदन दास, मनियार सिंह, कृष्णदास, गणेश, सम्मन ठाकुर, ललकदास, कुमान, नवल सिंह कायस्थ, राम सहाय, चंद्रशेखर, बाबा दीनदयाल गिरी, पजनेश, गिरिधर दास, दिजदेव और महाराज सिंह, आलम। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षा भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। शब्द वैचित्र्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति उनमें विशेष रूप से कहीं अधिक नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी युक्तियां इनकी रचना में है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है। उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जो, आदि, अवधि और पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस वादक भाव भी मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। घनानंद, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्लव श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया। यह वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। पीर की प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जांबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप का छठा वर्णन किया भी हो, वहाँ उसके प्रभाव का वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति इम्पोर्टेंट है। निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्य निरर्थक रूप रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र हो। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य किसी श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप हृदय या प्रेम का अधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद है। जैसा कि घनानंद ने कहा, रीझ सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी है करिदासी। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभास के द्वारा दिया। उनके विरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यह समझना चाहिए।
यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद की प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक, बाह्य अर्थ निरूपक नहीं है। इम्पोर्टेंट कथन है। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहरी ताप से मापा है और न ही भारी उछल कूद दिखाई है। ये कथन भी इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये सारे कथन है। जो कुछ हलचल है वह भीतर ही है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है और न सेज की वह आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना। उनकी मौन मदी पुकार है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी ही थी कि उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ ही साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में थी। इम्पोर्टेंट है घनानंद के संबंध में। इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का आभास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती तो तब वे उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते। भाषा की पूर्वार्जित शक्ति से ही काम न चलाकर उन्होंने अपनी ओर से नई शक्ति की। घनानंद जी उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घनानंद उन बिरले कवियों में से है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर हिंदी कवियों ने उनके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घनानंद कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। उक्ति का अर्थ गर्भार्थ भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों में जैसे नाई का भेद प्रकाशित नहीं होता, उक्तियों की सांगो पाग योजना और अनुवति इनकी निराली होती है। गिरिधर कवि इनकी सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा का चमत्कार। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वृंद कवि में और उनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटित हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विद्यान किया, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा, पर घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया। श्री हट जी अधिकांश भक्तों की अपेक्षा उन्होंने इनमें यह विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आने नहीं पाया। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव के संबंध में इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई और न ही रोचकता और काव्य गुण में कमी। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया। केशव दास की तरह छंदों का तमाशा नहीं बना दिखाया। छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए। बीच बीच में दोहे और चौपाई भी थी।
भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है। लेखकों को कार्य कुशलता का परिचय देती है। बोधा बोधा एक रजो उन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पदों की ही रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद कहे। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। इंपॉर्टेंट है। यत तत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा सरल और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। मधुसूदन मधुसूदन दास द्वारा रचित रामाश्वेत की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीति का आदि और छंद भी है। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप में बहुत कुछ अवधि के रखे गए गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसार मधुसूदन जी को पूरी सफलता हुई। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। इनकी चौपाइयां अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों से बेखटक मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहां बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप स्फुटित होता है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है, पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। ठाकुर बुंदेलखंडी भी कहा जाता है। इस नाम के 3 कवि हो गए, जिसमें 2 असनी के ब्रह्मा भट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल कर गई कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की ये कविताएं पहचानी जा सकती हैं। जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें और मुहावरे आए तो ठाकुर की ही सच्ची उमंग के कवि हैं। इनमें कृत्रिमता का लेस मात्र नहीं, न तो ये कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर करते हैं और न कल्पना की झूठी उड़ान, न ही अनुभूति के विरुद्ध भाव का उत्कर्ष। जैसे भाव का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे ही भाव को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को जो क्या तो सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा। ब्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएं प्राय स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती है। अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भाव की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वाड में है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया, वैसा और किसी कवि ने नहीं। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पार की कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवैया इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता है, जबकि जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अक्ति, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों के उल्लास में मगन दिखाई पड़ते हैं, तो कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता और दुशीलता आदि पर क्षोभ प्रकट करते हुए पाए जाते हैं। कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कभी क्रम को ये कठिन समझते थे। रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते। राम सहाय दास बिहारी सत्सई के अनुकरण पर उन्होंने राम सत्सई बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुंचते हैं, पर यह कहना है कि ये दोहे बिहारी के दोहे में मिलाए जा सकते हैं, रसकता और भावुकता से पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं। बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा।
भावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना, इस सतसई में कहाँ नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए। चेहरे पर की दो आंखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कृति को चिरकाल तक स्थित रखने के लिए हमीर हटने ही पर्याप्त हैं। उत्साह की उमंग की व्यंजना जैसे चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया। बाबा दीनदयाल गिरी ये एक अत्यंत सहृदय भावुक कवि थे। ये एक अत्यंत सहृदय भावुक सी अनियोक्ति हिंदी के और किसी कवि में नहीं। यद्यपि इन अनियोक्ति के भाव अधिकांश संस्कृत के लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी की भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी विषय परिष्कृत स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अनियोक्तियां इतनी मम स्पर्शनी हुई है। नेक्स्ट है इनका अनियोक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अनियोक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरन का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो पाते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अनियोक्ति कही ही है। अध्यात्म पक्ष में भी वे दो रहस्य में ही उक्तियां इनकी हैं। बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी था। यमक और सलेसमयी रचना भी इनमें से इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात है इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्राय अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्राय नहीं होने दिया। द्विजदेव महाराज मानसिंह ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि थे, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कही नहीं होने दी। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर उनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय आगमनी के लिए मानो आपसे ही आगे बढ़ता हो। तो ये थे रीति काल से संबंधित संपूर्ण प्रकरण समाप्त हुए और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथन हैं इस प्रकरण में। संपूर्ण कवियों के कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।